अच्छा जी, एग्जाम्पल 15.7 से आज हमने स्टार्ट करना है। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं एसोसिएशंस। हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था रिग्रेशन और कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने जो बेसिकली रिलेशनशिप चेक करते थे रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में, और एसोसिएशन में हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में जिन वेरिएबल्स की कैटेगरीज होती हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट नहीं देते हैं बल्कि कैटेगरीज में बताते हैं कि इसकी कैटेगरी ये है, और उसके आगे से फर्दर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो फिर हम जाते हैं एसोसिएशन पे। ठीक है, एसोसिएशन में हम काई स्क्वायर के थ्रू टेस्टिंग करते हैं। अब हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने कल भी आपको बताया था कि उसमें हमने देखा था कि जो हमारे वेरिएबल्स थे उनके दरमियान हमने इंडिपेंडेंस चेक की थी, या फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेजर करना सीखा था। इस चैप्टर जो इस एक्सरसाइज में है हमने टेस्टिंग करनी है बेसिकली उनकी, और टेस्टिंग हम इसमें काई स्क्वायर के थ्रू करेंगे। जैसे देखिए हमने वो मीन की, वेरिएंस की, प्रोपोर्शन की टेस्टिंग की थी, उसमें हम जी लगाते थे, कहीं पे टी लगाते थे। इसमें हमने काई स्क्वायर ही लगाना है। जब वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस चेक करनी हो या फिर उनके दरमियान में एसोसिएशन, रिलेशनशिप, ये एक ही तरह के वर्ड है, ये चेक करनी हो तो हम ये लगाते हैं काई स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूँ, ये जो हम हमारा हाइपोथेसिस बनता है वो पर्टिकुलर भी बन जाता है और इन जनरल भी बन जाता है। इन जनरल मैंने आपको कहा था कि आप लिख सकते हो, चाहे आप एट्रीब्यूट या वेरिएबल जो कहते हैं उनका नाम ना लिखें, आप ये कह दें टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हमारा एज नोट में आता है इंडिपेंडेंट लिखा हुआ। नेक्स्ट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट एसोसिएटेड। इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, ये तीनों एक ही मीनिंग। आप देखेंगे हम एक्सरसाइज आज करेंगे ना, उसमें इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए कहेंगे, एसोसिएशन चेक करने के लिए कहेंगे, रिलेशनशिप चेक करने के लिए कहेंगे। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, याद रखना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉट एसोसिएटेड, नॉट रिलेशनशिप, उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखिए इंडिपेंडेंस वो होता है ना कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसके दरमियान में रिलेशनशिप या एसोसिएशन नहीं होगी। अगर वो डिपेंड करता तो कोई रिलेशन होता है ना उनके दरमियान में। अब इसका H1 ऑपोजिट आपको पता है, हमेशा H1 ऑपोजिट होता है। वो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट था तो ये नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये नॉट एसोसिएटेड था तो ये एसोसिएटेड हो जाएगा, ये नॉट रिलेटेड था तो ये रिलेटेड हो जाएगा। अब आपने याद रखना है, एक को याद रख लें, दूसरा आप खुद ब खुद बना सकते हैं कि आपके एज नोट में आता है इंडिपेंडेंस चेक करना है या फिर नॉट एसोसिएटेड या फिर नॉट रिलेटेड। ठीक है, और इसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे, दो तरह के हमने काई स्क्वायर इसमें जो है फॉर्मूला यूज करते हैं। एक हमारा काई स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है जब 2/2 का टेबल ना हो, और ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमारा काई स्क्वायर का 2/2 हो, यानी कि एक वेरिएबल की भी दो कैटेगरीज हो, दूसरे वेरिएबल की भी दो कैटेगरीज हो, तो फिर हम 2/2 के टेबल के लिए, कंटीजेंसी टेबल के लिए हम ये वाला काई स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, ये भी हमने फॉर्मूला देख लिया था इसका। इसका फॉर्मूला ये है, c इज इक्वल टू काई स्क्वायर ओवर n प्लस काई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी था। हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था वो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन था, उसको हम q से लिखते थे, और ये हमारा कंटीजेंसी है, इसको c। अब काई स्क्वायर तो आपने ये किया हुआ होगा ना पूरी जो टेस्टिंग के 6 स्टेप्स करने के बाद, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा। ये n होता है आपका ग्रैंड टोटल। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू q माइनस 1 ओवर q। अब इसमें q क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, मतलब किसी में 2 कॉलम्स है, 3 रोज है, किसी में 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, जो स्मॉलेस्ट होगा ना हमारे पास वो q हो जाता है। स्मॉलेस्ट रोज हो, स्मॉलेस्ट कॉलम्स हो, वो हमारा q बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 15.7 से, डिस्कस द रिजेम्बलेंस ऑफ स्टेचर ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपके पास पेरेंट्स हैं, उनके वेरी टॉल, टॉल, मीडियम, शॉर्ट। ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनकी भी ये आपको कैटेगरीज दे दी है। ठीक है, इनकी 4 कैटेगरीज है। अब ये टेबल बेसिकली है 4x4 का। ठीक है, पहले हम रोज लिखते हैं कितनी होती है, फिर हम कॉलम्स, r इंटू सी बेसिकली होता है ये। इसका ऑर्डर कभी बताना हो तो पहले रोज को कैलकुलेट देखते हैं कितनी है, फिर कॉलम्स को देखते हैं। r इंटू सी 4x4 का टेबल है ये। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, आपने टेस्टिंग करनी है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम एच नोट को देखेंगे। एच नोट को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। चाहे तो आप ये जो दोनों वेरिएबल्स के नाम है इन्होंने जो लिखे हैं इस तरह से लिख सकते हो। द स्टेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेचर ऑफ पेरेंट्स। अब आप इस तरह चाहे लिख लें या आप लिख लें टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, या फिर टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट एसोसिएटेड, टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट रिलेटेड। आपकी अपनी मर्जी है, तीनों ही ठीक है। ठीक है, ये आपने एच नोट H1 बना लिया सबसे पहले। नेक्स्ट आपको अल्फा क्वेश्चन में ना गिवन हो तो 5% लेना, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है।
और इसमें हमारा जो होता है लेवल ऑफ वो क्रिटिकल रीजन में 1 माइनस अल्फा हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, याद रखना chi स्क्वायर हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी देखिए नॉर्मल है ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन chi स्क्वायर आपकी पॉजिटिवली एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी आपसे वाइवा में पूछ लें या एमसीक्यूज में आते तो याद रखना है chi स्क्वायर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक में chi स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया। नेक्स्ट अब उसके बाद हम कैलकुलेशंस पे आते हैं। ये सारे स्टेप्स हम अपने बाद में लिखते हैं, हम अपने पहले कैलकुलेशंस करनी होती है। ये तो इनके तो स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी एज इट इज़ आपने वो लिख ली। अब इसमें इसके जो कॉलम टोटल्स हैं वो लिख लिया आपने, रो टोटल्स हैं वो कर लिए और ग्रैंड टोटल लिख लिया आपने, ठीक है। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है जैसे कि 20 के अगेंस्ट हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम इसकी जो है कॉलम का टोटल लेंगे, उसके रो का टोटल लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी, ठीक है। ये 2.88 आ गई। नेक्स्ट हमने ऐसे ही करना है 14 को, जो 14 के अगेंस्ट निकालने के लिए हमने जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के रो का सम और उसके अगेंस्ट कॉलम का सम जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई n करेंगे, सो ऑन हम कैलकुलेट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 125 का कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका जो है रो का सम, इसके कॉलम का सम, इन दोनों सम्स को मल्टीप्लाई करूंगी, डिवाइड बाई n करूंगी, मेरे पास आ जाएंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मसला ये है, देखिए आपके जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आ गई, कोई मसला नहीं, आप इससे का स्केल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस चीज़ ये है कि आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी, मैंने आपको कहा था थ्योरी को अच्छी तरह पढ़िएगा। थ्योरी में बताया था कि जहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 हो जाए, ठीक है, तो आपने उन दोनों को कंबाइन कर लेना होता है, दो कॉलम्स को। अब ये देखें, यहाँ पे देखें आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी लेस देन 5 है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी लेस देन 5 है। आपने इन दोनों कॉलम्स को सम कर लेना है। अब सम कैसे करना है इन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है। आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो फर्स्ट वाला था वेरी टॉल वाला और टॉल वाले को मर्ज करके आपने एक सेल बना लिया है, ठीक है। ये देखें जैसे कि ये 2.88 को इसमें ऐड कर दिया, 9.44 को इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड करके ये आपका एक कॉलम कैलकुलेट होगा, मतलब आप इसको एक काउंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसा करेंगे, इनको दोनों को ऐड करते जाएंगे, ये भी आपका एक कॉलम कंसिडर होगा। इस मीन कि आपके कितने कॉलम्स हो गए हैं, 3 कॉलम्स हो गए हैं, ठीक है। रोज तो आपकी 4 ही रहेंगी, कॉलम आपके जो है रिड्यूस होकर 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो है अपना डाटा को रिड्यूस फॉर्म में अपने टेबल्स में लिख लिया, यानी कि ये 3 कॉलम्स बन गए हैं, ये भी 3 कॉलम। अब याद रखना ये हमने क्यों किया है कि जब हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 हो जाए तो हम कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं। तो जी इसके बाद हमने जो है अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, और इसके दरमियान में जो हमारा ये अभी भी 2/2 का टेबल नहीं है, यानी कि इसका ऑर्डर है 4/3। अब पहले 4/4 था, अब 4/3 हो गया, 4 रोज 3 कॉलम्स। अब हमने जो है इसमें ओ आई माइनस ई आई कैलकुलेट किया, यानी कि ओ आई माइनस ई आई कैलकुलेट, इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसका स्केल लिया, डिवाइड बाई ई आई करते हुए हमारे पास ये कॉलम आ गया। इस कॉलम के सम को हम क्या कहते हैं, पाई स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो है इसके बाद कैलकुलेशंस होगी, पाई स्क्वायर आ गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन। अब इन्होंने क्रिटिकल रीजन ऊपर दिया होता है इसलिए हमें ऊपर जाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम तो लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास रोज थी 4 और कॉलम रिड्यूस होकर 3 हो गए। हमने कर लिया 4 माइनस 1 3 माइनस 1, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमेशा पाई स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेते हैं, r-1 इंटू c-1। रोज में से कम करके लिख लें, कॉलम्स में से कम करके लिख लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और आपने देखना 1 माइनस अल्फा के अगेंस्ट है क्योंकि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। 6 के अगेंस्ट आप 0.95 चेक करेंगे, ये हमारे पास 6 के अगेंस्ट 0.95 हमारे पास वैल्यू आ गई है 12.59, ठीक है। हमने 12.5 वैल्यू लिख ली। अगर ये कंडीशन जो हम यूज करते हैं क्रिटिकल रीजन में, का रिजेक्ट टेस्ट नोट इफ का स्केल ग्रेटर देन दिस, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्ट। हमारे का स्केल की वैल्यू क्या आई थी, आई थी हमारे पास 233, यानी कि 200, एंड ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि का स्केल की टेबुलेटेड वैल्यू, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट टेस्ट नोट कर देंगे।
रिजेक्ट एच नोट इफ का स्केल इज दिस, अदरवाइज एक्सेप्ट। यहाँ पे लेकिन हमारा क्या हो गया है, रिजेक्ट एच नोट हो जाएगा। अब हमारा जब रिजेक्ट एच नोट हो गया है तो नेक्स्ट उन्होंने पेयरसन, आई थिंक क्वेश्चन में मांगा होगा, तो आपने ये पेयरसन कोफिशिएंट ऑफ मीन स्केल कंटीजेंसी दे देना है। तो का स्केल की वैल्यू आई है वो n प्लस का स्केल, n आपको लगता है ग्रैंड टोटल को लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अगर वो कहते हैं तो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज आपने टेस्टिंग ही करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 15.8। अब इसकी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको आई थिंक कल जो लेक्चर में दे दिए थे, लेकिन आज इसकी एग्जांपल आज कर रहे हैं हम। एग्जांपल है 15.8। A random sample of 30 adults is classified according to the sex and the number of hours they watch television during a week. अब आपको मेल फीमेल का डाटा गिवन है और का अंडर 24 ओवर 25 आवर्स और अंडर 25। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये टेबल है 2x2 का, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अभी मैंने आपको बताया था जब आपके पास 2x2 का टेबल होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जाते हैं, अब फर्स्ट स्टेप अल्फा हमने लेना है 0.01 और टेस्टिंग करनी है हमने द हाइपोथेसिस दैट पर्सन सेक्स एंड टाइम वाचिंग टेलीविजन आर इंडिपेंडेंट। अब आपको देखिए अगर डाटा ऐसे गिवन ना हो, फॉर एग्जांपल आपको डाटा जैसे हमने देखिए हमने क्वेश्चन 2 में देखा था जिसमें आपको डाटा स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था और आपने ऐसे उसको टेबल की फॉर्म में लेके आना था, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने उसको टेबल की फॉर्म में लिख लेना है और बाद में आपको कोई ना कोई वर्ड गिवन होगा कि आपने इंडिपेंडेंस चेक करनी है, आपने एसोसिएशन चेक करनी है, या आपको वेरिएबल्स की कैटेगरीज गिवन है, तो इसका मतलब आपने काय स्केल लगाना है, ठीक है। जब वेरिएबल्स की कैटेगरीज गिवन होंगी इसमें काय स्केल ही यूज होगा। हमने लिख लिया द सेक्स एंड टाइम वाचिंग टेलीविजन आर इंडिपेंडेंट, और ये नेक्स्ट में आ गया नॉट इंडिपेंडेंट। अल्फा लिख लिया, गिवन था 1 माइनस अल्फा कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें मैंने आपको बताया आपका का इसके ये वाला यूज होगा क्योंकि ये 2x2 का है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, इनके टोटल हमने निकाल लिए और हमने इसके कोरिस्पोंडिंग अगर एक्सपेक्टेड निकालने हैं अगर तो बात ही निकालनी है। इसमें हमने जो है हर एक के कोरिस्पोंडिंग जो रो टोटल और कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड निकालते गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 के लिए करना है, जिसके कोरिस्पोंडिंग आपने रो टोटल 13 इंटू 15 डिवाइडेड बाई टोटल, ये आपका फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड के लिए आप करेंगे 13 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, आपके पास सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट 10 के लिए करेंगे तो 17 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, 7 के लिए करेंगे 17 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, ये आपके एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ गई, या आपकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज आ गई। इनके दरमियान में आपने डिफरेंस लेना है, इनका मोड लेना है, ठीक है। इन्होंने एक ही कॉलम में कर दिया तो आप चाहे तो इसको स्प्लिट कर सकते हो। आप पहले ये जो है सॉरी ओ माइनस ई आई मोड कैलकुलेट कर लें। मोड का मतलब होता है कि आपकी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बताएगा, जैसे कि ये 5 माइनस 6.5 था, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 1.5 आता है, लेकिन हम उसको 1.5 लिखेंगे, ठीक है। हमने पहले ओ आई माइनस ई आई का कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में उसमें से 0.5 सेपरेट करके उसका स्केल ले लेंगे, थर्ड एक और कॉलम बना लेंगे, उसको फिर ई आई से डिवाइड करने, और अगर आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। अब ये वो बेसिकली ये तो वो करता है जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो। आप इसको पहले स्प्लिट फॉर्म में कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। पहले ओ आई माइनस सी आई मोड, नेक्स्ट 0.5 माइनस करके उसका स्केल, थर्ड में उस जो है ये इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इससे आपके काई स्केल की वैल्यू आ गई। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन में आपने जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वही r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2/2 की हमेशा 1 नहीं होती है, और इसका फिर आपने अल्फा उसके कोरिस्पोंडिंग देख लिया 0.99। हम देख लेते हैं 1 के कोरिस्पोंडिंग 0.99 की वैल्यू 6.63। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.99 हमारा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 6.63 वैल्यू आ गई। अब 6.63, अब इसका हमेशा ग्रेटर देन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके उसमें तो ये था ना टी में और जी में आप अपने एज 1 को मुताबिक बनाते थे, किसी में लेस देन आ रहा है तो किसी में ग्रेटर देन आ रहा है, उसके मुताबिक आपका अल्फा भी कम या 1 माइनस अल्फा हो रहा है या अल्फा बाई 2 हो रहा है। अब इसमें आपने बस एक ही आपका क्रिटिकल रीजन हुआ काय स्केल ग्रेटर देन काय स्केल अल्फा वी न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 माइनस अल्फा, इसमें ये एक ही होता है। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आई थी उसके मुताबिक ये क्या थी 0.544, 0.544 इज ग्रेटर देन 6.63, तो ये ग्रेटर देन नहीं है, इस मीन कि हम क्या करेंगे एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ पे आपका हो गया सो वी डू नॉट रिजेक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं सो वी एक्सेप्ट एच नॉट।
और ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये उन्होंने आपको इस तरह से बता दिया, आप अपनी वर्डिंग में लिखें जो आप यूज़ कर रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, 2 क्वेश्चन हमने देख लिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पे आ रहे हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपके पास 3 दिन आ जाएंगे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, द फॉलोइंग आर द डेटा ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ 150 चिल्ड्रन। अभी आपका ग्रैंड टोटल है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेड एंड इनटू द 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द यील्ड। अब यील्ड की आपके पास 3 टाइप्स हैं, हाई, मीडियम, लो। रेड की आपके पास 2 टाइप है, रेड, वाइट। अब आपने ये देखना है कि बेसिकली इसमें देखिए क्लासेस आ गई ना, ये कैटेगरीज आ गई, इस वजह से हमारा ये डाटा क्वालिटेटिव हो गया। और क्वालिटेटिव हो गया तो हमने इसमें इंडिपेंडेंस चेक करेंगे, इनके दरमियान भी आपस में इंडिपेंडेंट है, इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। चेक हम ये रिग्रेशन की तरह ही कर रहे हैं, रिग्रेशन में भी हम रिलेशनशिप चेक करते थे ना 2 वेरिएबल्स के दरमियान में, यहाँ पे भी हम 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप ही चेक कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट्स हैं इनके दरमियान में। Are these data consistent with the hypothesis that yield is not affected by a type of breed? ठीक है, अब इसमें कंसिस्टेंट उन्होंने कहा है और आपको पता है कि टेबल आपका जो है कंटीजेंसी टेबल है, तो आपने इसमें इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। सबसे पहले एच नोट और एच वन बनाएंगे, अब आपकी अपनी मर्जी है, इंडिपेंडेंस वाला बनाएं या नोट एसोसिएशन या फिर नोट रिलेशनशिप, आपने वो बना लिया। चाहे आप इंजर्नल बनाएं, चाहे आप इन वेरिएबल्स यील्ड और ब्रेड का जो है नेम लिख लें, जैसे कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन चिकन ब्रेड एंड द यील्ड ऑफ एग्स। अब आप ये लिख लें या फिर आप लिख सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स या 2 एट्रीब्यूट्स। H1 बना लेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो आप 5% ले लेंगे। थर्ड में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में 2/2 का नहीं है तो आप वो लेंगे जो भी हमने क्वेश्चन में किया था, ये वाला OI माइनस EI स्केयर डिवाइड बाई EI, ये कर लेंगे, ठीक है। ये एक कॉलम बनता है, आपने ये अलग अलग नहीं करना कि ये अलग कॉलम हो गया, अलग इनका बाद में सम कर दिया, ये एक कॉलम की फॉर्म में आता है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो अलग अलग को सम को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, उससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट आपने है उसकी कैलकुलेशंस कर लेनी है। ऑब्जर्व आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका कंक्लूजन आ जाएगा उसकी बेस पे, और एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है आप उसका, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका रिजेक्टेड नोट। हमेशा याद रखना है, कोई भी चाहे वो आपका उसका हो टेस्टिंग सिंपल जो हम मीन उसकी थी, मीन की, वेरिएंस की, प्रोपोर्शन की, उसमें अगर कर रहे हो या इसमें करो, कंडीशन फुलफिल होती है तो रिजेक्टेड हो, अदरवाइज एक्सेप्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज took 3 courses, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब ये इसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेक्स, मेल फीमेल है। द डेटा ऑफ दिस गिवन, अभी आपको डाटा गिवन है, आपको ये टेबल कितना है, 2/3 का टेबल है, 2/2 का नहीं है। इसमें भी हम वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें भी देखिए उन्होंने मेंशन किया है यूज काई स्क्वायर टेस्ट वेदर। अब कुछ जगहों पे वो डायरेक्ट बता देते हैं काई स्क्वायर यूज करें, कुछ जगहों पे नहीं बताते, आपने खुद जज करना जहाँ पे कैटेगरीज आ गई हैं, तो इट्स मीन कि आपका काई स्क्वायर ही वो इंडिपेंडेंटली चेक होगी। नेक्स्ट आपने क्या है, देयर इज एसोसिएशन, आपने देखने बिटवीन सेक्स एंड चॉइस ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी। आप कुछ जगहों पे आप देखेंगे, लेकिन आपको वेरी वो जो है बिल्कुल हाइपोथेसिस बना बनाया मिल जाता है। अब ये जैसा कि लिख सकते हैं आप, देयर इज नो एसोसिएशन, यहाँ पे एनी की जगह पे नो लगा लें, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड चॉइस ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। ये आपका एच नोट बना बनाया है आपके पास, इसका ऑपोजिट आप H1 बना लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, 5% ले लेंगे। थर्ड में आप जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेंगे, आपका वो वाला यूज़ होगा OI माइनस EI स्केयर डिवाइडेड बाई EI। और इसके बाद आप उसकी कैलकुलेट कर लेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इनके सम करेंगे, इनके थ्रू आप एक्सपेक्टेड फाइंड कर लेंगे, उस एक्सपेक्टेड से फिर आप डिफरेंस लेके अपने फार्मूले के मुताबिक वो काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्रिटिकल रीजन होगा, उसकी बेस पर अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्टेड हो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें आपको जो है सेकेंड डे में ये एडवांटेज है, आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आमतौर पे पेपर में भी इन्हीं में से आते हैं, कोई एक आधा होता है जो अनसीन आता है, लेकिन आपके जो फर्स्ट ईयर में है वो क्वेश्चन अनसीन आते थे। अब वो तो लकीली आपका पेपर ही नहीं हुए ना, उनमें आपके जो है प्रोबेबिलिटी के भी अनसीन क्वेश्चन आ जाते थे कभी कभी, और आपके जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी आपकी एक्सरसाइज गिवन नहीं है, एक आधा क्वेश्चन है तो वो अनसीन आ जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है,
The following table shows liking of three colors pink, white and blue in the samples of male and females. अब आपको मेल फीमेल गिवन है एक साइड पर, एक साइड पर उसके जो है दूसरी कैटेगरी पिंक वाइट ब्लू। अब ये टेबल कौन सा है हमारा 3/2 का है। ये पहले हम अपने रोज को बताते हैं फिर हम कॉलम्स को बताते हैं। 3/2 इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट क्या करना है आपने, टेस्ट वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्स एंड कलर। अब ये भी आप ऐसे मैंने बताया था इसी को यूज कर सकते हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सेक्स एंड कलर, ये आपका हो गया एच नोट, इसका ऑपोजिट H1 बना लेंगे, अल्फा 5% ले लेंगे। आप वही यूज करेंगे टेस्ट एक्सटी जो भी ऊपर यूज किया था क्योंकि ये 2/2 का नहीं है। नेक्स्ट आपकी कैलकुलेशंस होंगी उस ऑब्जर्व की बेस पे एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन होगा। क्रिटिकल रीजन कंडीशन फुलफिल हुई तो रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द कंडीशन एट होम एंड कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। आपको दो जो है कंडीशन क्लीन एंड नॉट क्लीन गिवन है। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन क्लीन, फेयरली क्लीन, डर्टी। अब ये ऑर्डर क्या है, ये भी ऑर्डर हमारे पास 3/2 का है। 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसमें क्या कहा है, देयर इज दे टेस्ट फॉर एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशन एट होम एंड कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब इसमें भी आप यूज कर सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशन एट होम एंड कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, इसका ऑपोजिट H1 बना लेंगे। अब चाहे तो आप ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जो है निकाल लें, चाहे तो आप इन जर्नल लिख लें, चाहे तो अपनी अपनी वर्डिंग में लिख लें, जैसे आपकी मर्जी हो। आपने H1 लिख दिया। नेक्स्ट आपने जो है वही अल्फा लेना है, थर्ड में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लेना है, फोर्थ में वही चीज़ रिपीट होती जाएगी। ये ऑब्जर्व आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करेंगे और उसके बेस पे फिर उसके बाद अब देखिए जहाँ पे लेस देन 5 वैल्यू आएगी तो आपने जो कॉलम्स को मर्ज करना है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की थी। इसमें नहीं है, जाहिर सी बात है। इसके बाद फिर आपका जो काई स्केल की वैल्यू आएगी उसके बेस पे आप कंक्लूजन कर लेंगे, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। द टेबल गिवन बिलो शोज द रिलेशन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट उनकी ग्रेडिंग गिवन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस द परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूजिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा 5% गिवन है। अब इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, या फिर हम वेरिएबल्स के नाम भी लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स। अब दोनों हाइपोथेसिस बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, अल्फा गिवन है। थर्ड में आपने इसमें इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/3। 3 रोज है इसमें और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3/3 का ऑर्डर है। इसमें भी हमारा वही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, OI माइनस EI होल स्केयर डिवाइडेड बाई EI, और सम कर लेना उसका। कि अब ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं कि जो OI माइनस EI है इसका सम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉलम का इसका अलग, और बाद में ऊपर नीचे इनको रखकर डिवाइड। ऐसे नहीं करना, आपने एक कॉलम की फॉर्म में निकालना है। एक आपका OI होगा कॉलम, एक आपका EI होगा, फिर OI EI का आप जो है इनका डिफरेंस लेकर स्केयर करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में आप OI माइनस EI जो स्केयर किया होगा उसको E से डिवाइड करेंगे, और जो उसका सम आएगा वो आपका का स्केयर की वैल्यू होगी। अब उस काई स्केल की वैल्यू को फिर कंपेयर करते हैं टेबल की वैल्यू से, और अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो आपका रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्टेशन नोट। रेपिटेशन है क्वेश्चंस में, कोई मुश्किल नहीं है, आप करने बैठोगे तो आपके फटाफट होते जाएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। 1000 households are taken at random and divided into 3 groups A, B and C according to the total weekly income. The following table shows the number in each group having a color television. अब इसमें आपका इनकम है ABC। नेक्स्ट को टेलीविजन की टाइप है कलर ब्लैक एंड वाइट या फिर नन है टेलीविजन। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। अब कुछ जगहों पे वो आपको सेपरेट चीज़ें भी निकालने के लिए कह देते हैं। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, आपने एक्सपेक्टेड जो निकालनी होती है प्राइस स्केयर के लिए। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टोटल इनकम एंड द टेलीविजन ओनरशिप। ये आप देखिए खुद बना बनाया आपको गिवन है H नोट। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टोटल इनकम एंड द टेलीविजन ओनरशिप, ये आपका H नोट है। इसका ऑपोजिट आप नोट खत्म करके H1 बना लेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं अप्लाई अ टेस्ट टू फाइंड वेदर द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सजेस्ट देयर इज इन सच एसोसिएशन। अब इसमें क्वेश्चन को वैसे उन्होंने लंबा एग्जेजरेट कर दिया, करना वही है। आपने जो है पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। नेक्स्ट आपका काम होगा ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस लेना है, और उसका स्केयर करके EI से डिवाइड करके आपका का स्केयर आएगा, और बाद में सेम स्टेप्स है। और इसका ऑर्डर भी क्या है, 3/3 का ऑर्डर है इसका भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट।
ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, बस 6 ही है वैसे। क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 मैरिड मैन ऑल रिटायर्ड वर क्लासिफाइड। अब आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है किसी के 0 to 1 2 to 3/3, ठीक है। ये चिल्ड्रन की उन्होंने बता दी कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये कैटेगरीज है। एजुकेशन क्या, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने करना क्या, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको अल्फा गिवन है 5%, that the size of family is independent of the level of education attained by father। अब आप इसमें चाहे तो इसी तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको नॉट एसोसिएटेड और नॉट रिलेशनशिप उसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। आपने H1 बना लिया, H0 बना लिया, H1 बना लिया। अब याद रखना जहाँ पे भी इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए आती है, रिलेशनशिप चेक करने के लिए आता है, एसोसिएशन चेक करने के लिए आता है, या और कैटेगरीज गिवन होती हैं वेरिएबल की, तो वो सारा आपका काई स्केल को शो करता है कि आपने काई स्केल इसमें लगाना है, ठीक है। अब इसमें भी आपका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है और सेम स्टेप्स H0 H1 बना लिया, अल्फा लिख लिया, थर्ड में अपने काई स्केल की वैल्यू लिख ली, फोर्थ में कैलकुलेट कर लिया आपने। पहले ऑब्जर्व तो गिवन थी, इनके यहाँ पर टोटल लिखने होते हैं, रो टोटल और कॉलम टोटल और ग्रैंड टोटल। फिर आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकाल ली। नेक्स्ट आपने जो है काई स्केल के मुताबिक उसको लिख लिया OI माइनस EI स्केल डिवाइडेड बाई EI। नेक्स्ट आपका जो काई स्केल की वैल्यू आने के बाद आपने क्रिटिकल रीजन के थ्रू एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है वो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है अ सर्वे ऑफ 200 families known to be a regular television viewers was undertaken. They were asked which of the 3 television channel they watched most during the average week. A summary of these replies is given the following table together with the region in which they lived. अब आपको रीजन गिवन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, आपके 4 रीजन ही होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट चैनल है आपका PTV1 PTV2 और STN, ये चैनल पहले होते थे। अच्छा अब इसमें ये है, अब आपका ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे 3/4 का ऑर्डर है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और नेक्स्ट क्या कहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द चैनल वॉच मोस्ट एंड द रीजन। अब आपको एज नोट तो बना बनाया मिला हुआ है, इसका ऑपोजिट आप H1 बना लेंगे। अल्फा आपको गिवन है 5% ले लेंगे। थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख ली, इसमें आपका वही यूज़ होगा OI माइनस EI स्केल डिवाइड बाई EI। नेक्स्ट आपने जो है एक्सपेक्टेड गिवन थे, आपने इसमें से एक्सपेक्टेड आपको गिवन है तो आपने इसके ऑब्जर्व आपको गिवन है, आपने इसके एक्सपेक्टेड निकाल ली फ्रिक्वेंसीज। नेक्स्ट उसके बाद आपका वही स्टेप जो है OI माइनस EI स्केल डिवाइड बाई EI, आपने सारे कैलकुलेट करके काई स्केल की वैल्यू आ गई, उस काई स्केल को आपने टेबल की वैल्यू से कंपेयर किया और इसकी बेस पे बता दिया एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। अब क्रिटिकल रीजन इसमें एक ये इसमें एक अच्छी चीज़ है, एक तो आपका जो है H0 और H1 भी एक फिक्स है, आपने इंडिपेंडेंस और नॉट इंडिपेंडेंस बनाना है या नॉट एसोसिएटेड बनाना है, या आपकी अपनी मर्जी होती है, चाहे तो आप इंडिपेंडेंस पे लेके चलें, चाहे आप एसोसिएशन नॉट एसोसिएशन पे चले जाएं, और चाहे आप रिलेशनशिप और नॉट रिलेशनशिप के थ्रू बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। और इसमें क्रिटिकल रीजन भी फिक्स ही है। तो ये चीज़ें आपकी 2-3 चीज़ें तो इसमें ईजी हुई हैं, और बाकी क्वेश्चन में अगर 2/2 का है तो एडजस्टेड लगेगा काई स्केल, अदरवाइज काई स्केल का भी एक ही फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 6 का 6 पार्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शोइंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंडीशन ऑफ फैक्ट्री। अब आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जो गिवन है अंडर 50, 51 to 150, 50 150, ये उनके कितने कितने नंबर्स हैं, यानी कि 50 किसी में फैक्ट्री में होंगे, किसी में 51 से 150, आपको कैटेगरीज गिवन है या क्लासेस गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ प्रेमिसेस A1 A2 A3, और ये बाकी सारा डाटा गिवन है। अब इस कॉलम का ऑर्डर क्या है, इस यानी कि इस कंटीजेंसी टेबल का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/4। 3 इसमें क्या है हमारे पास रोज हैं और 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, 3/4 ऑर्डर है इसका। नेक्स्ट कहा है डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशन ऑफ अ प्रेमिसेस एंड नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। अब इसमें आपने ये भी कैलकुलेट करना है। अब आपका देखें एच नोट तो बना हुआ है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशन ऑफ प्रेमिसेस एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, उसका ऑपोजिट आप H1 बना लेंगे। सेकंड आपका स्टेप होगा अल्फा नहीं गिवन तो 5% ले लेंगे। थर्ड में आपने काई स्केल की वही यूज़ करना है। स्टार्टिंग में जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें हमारा वो 2/2 का कवर हो गया था, अब अभी तक सारे हमारे दूसरा ही यूज़ हो रहा है काई स्केल का फॉर्मूला इन जनरल वाला। आपका इसके उसके मुताबिक ऑब्जर्व गिवन है, एक्सपेक्टेड फाइंड कर लेंगे। और नेक्स्ट आपका जो है अगर आपकी कोई फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 होगी तो आपने जो है उसको मर्ज कर लेना है अपने जो
दो दो कॉलम्स को, ठीक है। ऑब्जर्व के जो मर्ज करेंगे वही आप एक्सपेक्टेड के भी मर्ज करेंगे। नेक्स्ट उससे आपने काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने जो है काई स्क्वायर के मुताबिक बता दिया कि ये क्रिटिकल रीजन के थ्रू एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ये सारा होने के बाद आपको उन्होंने कहा है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। अब इसका फॉर्मूला भी ये है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी का आपने जो काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की होगी डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर, इसके थ्रू आपके पास एक सी की वैल्यू आ जाएगी, आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। अगर वो कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी भी कैलकुलेट करें तो आपका सी इज इक्वल टू क्यू माइनस वन ओवर क्यू। अब यहाँ पे क्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्यू हमारे पास 3 होगा। जो लेस देन होते हैं कॉलम्स हो चाहे रो हो वो हम यूज करते हैं क्यू की जगह पे। यहाँ पे 3 लेस है, ये 4 बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्यू 3 होगा। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल इजी सेम पैटर्न क्वेश्चंस का। अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हो।